हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों अब हम लोग आज पढ़ेंगे न्यूट्रॉन की खोज। बच्चों जो न्यूट्रॉन की खोज है वो 1932 में हुई थी और किस वैज्ञानिक ने की थी? चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इन्होंने क्या किया? बेरिलियम की चादर ली, बेरिलियम की सीट ली। बेरिलियम की जगह कुछ और अन्य हल्के तत्व भी हो सकते हैं, ठीक है। इन्होंने बेरिलियम की सीट ली। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 और उसका भार 9 होता है। इस पर इन्होंने बच्चों अल्फा कणों की बमबारी की। अल्फा कणों का परमाणु क्रमांक 2 और भार 4 होता है। अल्फा कणों की बमबारी की, तब इन्हें एक ऐसा आवेश रहित कण प्राप्त हुआ, एक ऐसा आवेश रहित कण प्राप्त हुआ जिसका द्रव्यमान 1 था, जिसका भार 1 था और यह द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर था, अर्थात प्रोटॉन के बराबर था। तो बच्चों ये जो आवेश रहित कण निकला है इसे ही हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं। तो आप देखिए ये है बेरिलियम। बेरिलियम में आप देख रहे हैं परमाणु क्रमांक 4, अल्फा कणों का परमाणु क्रमांक 2 आपस में कनेक्ट होकर कार्बन बना रहा है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इन दोनों की देखिए मास, इसका 9 और इसका 4, 13। इसमें से 12 तो कार्बन के थे और एक जो भार है वो एक ऐसे कण के ऊपर चले गए जो कि आवेश रहित है, ठीक है। अब बात ये आती है कि अल्फा कण आखिर है क्या, ठीक है। तो बच्चों जो अल्फा कण होता है, अल्फा कणों की तुलना हीलियम के नाभिक से की जाती है। किससे की जाती है? हीलियम के नाभिक से। तो अब बात आएगी सर हीलियम का नाभिक बताएं कैसा दिखता है। तो बच्चों हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा? 2। यानी कि हीलियम के बाहरी कोष में बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं? 2, ठीक है। हीलियम के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे बीच में एक नाभिक की आकृति। नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। तो बच्चों प्रोटॉन उतने ही होंगे जितना कि हीलियम का परमाणु क्रमांक है। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, यहाँ पे आप 2 लिख देंगे। इसके बाद फिर बारी आती है न्यूट्रॉनों की संख्या लिखने की। न्यूट्रॉन कैसे लिखे जाएंगे बच्चों? न्यूट्रॉन n बराबर होता है a-z। इस फार्मूले का प्रयोग करके आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे। जहां a परमाणु का भार है अर्थात हीलियम का परमाणु भार 4, जहां z हीलियम का परमाणु क्रमांक है अर्थात 2। तो बच्चों हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आई? 2। अब इसके बाद एक हम सर्कुलर पाथ बनाएंगे, वृत्तीय कक्ष बनाएंगे जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार आप दर्शा देंगे जो कि हीलियम के थे। तो हमें जो अल्फा कण है, अल्फा कण किससे प्राप्त होते हैं? हीलियम के नाभिक से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं बच्चों? हीलियम के नाभिक से प्राप्त होते हैं। तो बच्चों अगर हम हीलियम के नाभिक से अल्फा कण प्राप्त कर रहे हैं तो अल्फा कणों की तुलना हीलियम के नाभिक से होती है। तो यदि आप बताइए अल्फा कणों का परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो अल्फा कणों का परमाणु क्रमांक उतना ही होगा जितना कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या 2। अब बारी आएगी अल्फा कणों का भार कितना? तो इसके नाभिक में, हीलियम के नाभिक में जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन है इनका योग ही इस अल्फा कण का भार कहलाएगा। ये देखिए ये बन गया आपका अल्फा कण। बच्चों अल्फा कण हीलियम के नाभिक के विखंडन से बनता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं जिन रेडियो एक्टिव पदार्थों से भी हमें अल्फा विकिरणें प्राप्त होती हैं। बच्चों हमें विकिरणें तो और भी प्राप्त होती हैं, जैसे कि एक होती है अल्फा विकिरण, एक होती है बीटा विकिरण और एक होती है गामा विकिरण, ठीक है। बच्चों जो ये हमारी गामा विकिरणें हैं इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। गामा विकिरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। उसके बाद बीटा विकिरण की भेदन क्षमता अधिक होती है और उसके बाद अल्फा विकिरण या अल्फा कणों की भेदन क्षमता होती है।
अर्थात अल्फा कणों की भेदन क्षमता सबसे कम होती है। अल्फा विकिरण कहां से प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे अल्फा विकिरण जो है बच्चों, अल्फा विकिरण हमें कहां से प्राप्त होता है? अल्फा विकिरण हीलियम के नाभिक के विखंडन से प्राप्त होता है तथा अल्फा विकिरण धनावेशित कण है। अल्फा विकिरण धनावेशित कण है। इसके बाद आता है बच्चों बीटा विकिरण। बीटा विकिरण, ठीक है। बीटा जो विकिरण है ये दो प्रकार की होती है, एक होती है बीटा माइनस और एक होती है बीटा प्लस। ये जो बीटा विकिरण है उच्च गति से जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होता है उसे ही हम बीटा विकिरण कहते हैं, उसे ही बीटा विकिरण कहते हैं। और बीटा विकिरणों में दो प्रकार के आपके चार्ज हो सकते हैं, एक बीटा माइनस और एक बीटा प्लस। तो बीटा माइनस किसके लिए? बीटा माइनस विकिरण किसके लिए? ये ऐसी विकिरणें हैं जो इलेक्ट्रॉनों के उच्च वेग या उच्च ऊर्जा के लिए प्रयुक्त होते हैं, बीटा माइनस विकिरण। तथा बीटा, अब इसका आवेश कितना होगा? -1। और इसके बाद फिर बीटा प्लस विकिरण जो है एक प्रकार से ये पाजिस्ट्रॉन कणों के लिए उपयुक्त किया जाता है और इसमें जो आवेश होता है वो +1 आवेश होता है। अगर जनरली तौर पर विकिरण बोल के निकल जाए तो विकिरण क्या है? उच्च वेग से गति कर रहे इलेक्ट्रॉनों की गति को ही हम बीटा विकिरण कहते हैं। और फिर गामा विकिरण कहाँ से हमको प्राप्त होती है? जो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं उनकी जो फोटान है उन फोटानों से हमें गामा विकिरणें प्राप्त होती है। और बच्चों जो गामा विकिरण होते हैं इसमें किसी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं होता। तो हमने थोड़ा सा एक विकिरणों के बारे में डिटेल दिया था, जबकि आपको सिर्फ जरूरत काहे की थी? अल्फा पार्टिकल्स की, जो कि लिखा है। तो चलिए न्यूट्रॉन की खोज के संबंध में सन 1932 में चैडविक ने एक प्रयोग किया। इन्होंने बेरिलियम की सीट पर अल्फा कणों की बौछार की, जिससे उन्हें एक ऐसा आवेश रहित कण प्राप्त हुआ जिसका भार 1 था, अर्थात हाइड्रोजन के भार के बराबर था, अर्थात प्रोटॉन के भार के बराबर था। चूंकि बच्चों इसमें देखिए परमाणु क्रमांक 0 है, इसका मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना इसमें इलेक्ट्रॉन है ना इसमें प्रोटॉन है, कुछ नहीं है। इसका मतलब ये विद्युत का उदासीन होगा। विद्युत के क्षेत्र में ये किसी भी प्रकार से कहीं पर अपने मार्ग से विचलित होने वाला नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार विद्युत या चुंबक के क्षेत्र में ना कहीं प्रतिकर्षण ना कहीं आकर्षण कहीं नहीं होगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग बना लेंगे न्यूट्रॉन की खोज, और जो मैंने डिटेल बोला है इसे आप लिख लेंगे। इसके बाद अब हमारी जो अगली हेडिंग होने वाली है वो है न्यूट्रॉन की प्रकृति। क्या है कि? न्यूट्रॉन की प्रकृति। तो अब देखते हैं बच्चों न्यूट्रॉन की प्रकृति। कैसे न्यूट्रॉन की प्रकृति आप देखें बच्चों, हमारे पास ये अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा कण है। और अल्फा कण कैसे आवेशित होते हैं? मैंने आपको पीछे बताया, धनावेशित। अल्फा कणों की बौछार आपको करानी है बेरिलियम की चादर में, और जब बेरिलियम की सीट पर आप अल्फा कण गुजारेंगे तो बेरिलियम से कुछ कण बाहर निकलेंगे। अब ये कण कैसे हैं? धनावेशित हैं कि ऋणावेशित हैं? इसको जानने के लिए इस पर विद्युत का और चुंबक का, नॉर्थ साउथ दोनों का प्रभाव बारी बारी से, एक बार विद्युत का फील्ड लगाया तो ये कण बिना विचलित हुए बिल्कुल उसी दिशा में बिल्कुल सीधे निकल गए, कोई विचलन प्राप्त नहीं हुआ। फिर मैग्नेटिक फील्ड में भी ये कणों में किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं हुआ। इससे ये बातें पता चलती है कि इन कणों में किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, इसीलिए ना तो विद्युत क्षेत्र में ना तो चुंबक क्षेत्र में इनका प्रतिकर्षण नहीं हो रहा है। अब इन्हीं कणों को इन्होंने वापस मोम में गुजारा। मोम में गुजारा बच्चों, मोम हाइड्रोकार्बन है, CnH2n+2, मोम हाइड्रोकार्बन है बच्चों, ठीक है, जिसका जनरली फार्मूला C61H64, ठीक है। तो जैसे ही ये न्यूट्रल कण जब इसके अंदर जाते हैं
तो फिर से इसके अंदर से कण निर्गत होते हैं। और इन कणों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए यदि इसे हम विद्युत क्षेत्र से गुजारे तो बच्चों ये कण विद्युत के धन सिरे से प्रतिकर्षित होंगे और ऋण सिरे की ओर जाएंगे। इसी प्रकार यदि हम चुंबक का क्षेत्र लगा दें, चुंबक पे क्या होता है N और S, तो ये कण जब आगे जाएंगे तो चुंबक के S क्षेत्र से प्रतिकर्षित होकर N सिरे की ओर जाएंगे। इसका मतलब ये जो कण निकल रहे हैं ये धनावेशित कण है। और बच्चों अल्फा कण भी कैसे कण थे? धनावेशित कण थे। और ये जो निकला इसे आपने क्या कहा? ये न्यूट्रॉन है। तो जब अल्फा कण यानी धनावेशित कण अंदर गए तब न्यूट्रॉन मिला, न्यूट्रॉन जब इसके अंदर गया तो फिर से हमको धनावेशित कण मिला। इसका मतलब न्यूट्रॉन धनावेशित कणों को निकाल सकता है और धनावेशित कण न्यूट्रॉनों को बाहर निकाल सकता है। इसका मतलब ये है न्यूट्रॉनों का भार धनावेशित कणों के अर्थात प्रोटॉनों के भार के बराबर होता है। यहाँ से ये बातें बिल्कुल क्लियर होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझाऊं कि हमारे पास जो कंचे होते हैं, जो गोली होती है, अगर गोली बिल्कुल एक ही लेवल पर है, एक बराबर की है, कभी कभी आपने देखा होगा एक छोटी सी कंची होती है और एक बड़ा सा कंचा होता है। इस पर जब आप छोटी सी कंची से मारते हैं तो ये इस पर टकराने के बाद वापस लौट आती है। लेकिन सोचिए यदि हमारे पास समान भार के दो कंचे हैं और अगर हम बराबर बिल्कुल सटीक निशाने लगाएं तो ये कंचा जाकर यहाँ पर पड़ेगा और इस कंचे को रिप्लेस कर देगा, बाहर निकाल देगा और इस जगह पर वो आकर नाचने लगता है, नाचने लगता है। इसका मतलब दोनों का भार बराबर था और जैसे ही एक स्पीड से यहाँ पर पड़ा तो उसी के भार के बराबर के कण बाहर चले गए, यानी गोली चली गई बाहर। तो जैसे ये भी है, न्यूट्रॉन का भार धनावेशित कणों के भार के बराबर था, इसीलिए न्यूट्रॉन अंदर गए तो धनावेशित कण बाहर निकाले, धनावेशित कण जाएंगे तो न्यूट्रॉनों को बाहर निकालेंगे। ये थी न्यूट्रॉन की खोज के संबंध में संपूर्ण डिटेल। उम्मीद है आपको ये मेरी क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।